हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। और ये लिस्ट कहाँ दिया हुआ है? ये लिस्ट दिया हुआ है हमारा 7th शेड्यूल में। और ये जो डॉक्ट्रिन है एम्बॉडीड है किसमें? किसमें मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, इट केम थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ये डॉक्ट्रिन का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 254 क्लॉज 1। अगर स्टेट लॉ रिपग्नेंट है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के ऊपर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दिया हुआ है, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा और जो स्टेट लॉ है वो वॉइड हो जाएगा। कहाँ तक वो वॉइड हो जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक वो वॉइड हो जाएगा। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना रही है किसी एक मैटर के ऊपर जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे है, तो दोनों लॉ एक साथ ऑपरेट नहीं करेंगे। सेंट्रल जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 254 का क्लॉज 2 एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बनाता है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे, तो जो और वो लॉ है इनकंसिस्टेंट पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर से, मीन्स पार्लियामेंट्री लॉ जो है उसके ऊपर एक पहले से लॉ बना हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बना रहा है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे, और वो जो स्टेट के द्वारा बनाया हुआ लॉ है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया गया है और उसको प्रेसिडेंट एसेंट भी दे रहा है, तो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा विद इन द स्टेट। हाउएवर इसमें एक कैच है कि पार्लियामेंट लेटर ऑन उस लॉ को अमेंड भी कर सकती है, वेरी भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है और ओवरराइड भी कर सकती है उस स्टेट लॉ को। तो फिर यहाँ पे क्या हम लोग को पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास ही अल्टीमेट सुप्रीमेसी हो जाती है। रिपग्नेंसी का हम लोग मीनिंग देखते हैं। रिपग्नेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दो लॉ आपस में इतने इनकंसिस्टेंट या कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि दोनों एक साथ स्टैंड टुगेदर नहीं कर सकते या दोनों को एक साथ पालन नहीं किया जा सकता। इस डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जाए थ्रू आउट इंडिया, लीगल कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जा सके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है सेंट्रल और स्टेट लॉ के बीच में उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इंश्योर किया जाए जहाँ पे ज़रूरत हो, और उसके साथ ही साथ फेडरल बैलेंस बनाया जाए। फेडरल बैलेंस मीन्स लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के बीच में एक बैलेंस भी हो और साथ ही साथ पार्लियामेंट की लॉ को सुप्रीमेसी भी मिले। ये डॉक्ट्रिन कब अप्लाई होता है? पहला कंडीशन है कि ये डॉक्ट्रिन अगर दोनों लॉ जो हैं एक ही कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे बने हुए हैं, और ये डॉक्ट्रिन जनरली तब अप्लाई होता है जब पार्लियामेंट लिस्ट 3 के ऊपर लेजिस्लेटिव अपना कॉम्पिटेंस शो करती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लिस्ट 3 के ऊपर अपना लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस शो करती है। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ, मैरिज लॉ, डिवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेलफेयर, ये सब आ गए हमारा लिस्ट 3 में जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को राइट है इसके ऊपर लॉ बनाने का। और दूसरा कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। जो इनकंसिस्टेंसी है एक रियल है और वो सब्सटेंशियल होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर डिफरेंट को रिपग्नेंसी हम लोग नहीं कह सकते। वहाँ पे एक सिचुएशन होना चाहिए जहाँ पे एक लॉ का जो कंप्लायंस है, एक लॉ का जो अगर कंप्लायंस करेंगे तो दूसरे का वायलेशन हो जाएगा। मीन्स इतना ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। मीन्स इफ़ आई फॉलो द लॉ 1 देन द लॉ 2 विल बी ऑटोमेटिकली वायलेटेड, तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। पार्लियामेंट का इंटेंशन हो टू ऑक्यूपाई द इंटायर फील्ड, मीन्स पार्लियामेंट का इंटेंशन है कि जितना भी पूरा फील्ड है उसको इंटायरली ऑक्यूपाई कर ले। अगर इवन इफ वहाँ पे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे रिपग्नेंसी अराइज कर रहा है, अगर पार्लियामेंट का ये इंटेंशन है कि वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले। इसी को कहते हैं ऑक्यूपाइंग द फील्ड टेस्ट
थ्योरी। जब पार्लियामेंट किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक कंप्लीट कोड इनेक्ट कर देती है तो उस स्टेट लेजिस्लेशन उस फील्ड के ऊपर अब कोई लॉ बना ही नहीं सकती है। अब इसका क्या टेस्ट होगा? डिटरमाइन रिपग्नेंसी को डिटरमाइन करने के लिए क्या टेस्ट हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 टेस्ट को ले डाउन किया। तो पहला टेस्ट है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट। तो क्वेश्चन ये अराइज होगा, क्या ये इम्पॉसिबल है कि दोनों लॉ को एक साथ ओबे करने का? अगर हाँ इम्पॉसिबल है तो रिपग्नेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जांपल देखते हैं कि फैक्ट्री सेंट्रल का लॉ है कि फैक्ट्री जो है संडे को क्लोज रहेगी, और स्टेट का लॉ है कि फैक्ट्री संडे को ओपन रहेगी। तो अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मीन्स आप संडे को फैक्ट्री खोल के भी नहीं रख सकते और बंद भी नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन अराइज हो गई, तो मीन्स वहां पे एक रिपग्नेंसी आ गया। ऑक्यूपाइड फील्ड टेस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या पार्लियामेंट ने इंटायर फील्ड को कवर कर लिया है? मीन्स अपने लेजिस्लेशन से पार्लियामेंट अपना इंटेंशन को शो कर रही है कि वो एंटायर फील्ड को कवर कर ली है। अगर पार्लियामेंट एक कंप्लीट कोड बनाती है तो स्टेट लेजिस्लेशन उस सेम फील्ड पे अगर लॉ बना रही है तो वो रिपग्नेंट हो जाएगी। और तीसरा टेस्ट ये है इरिकॉन्सिबल इनकंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर दोनों लॉ हारमोनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तब वहां पे रिपग्नेंसी नहीं है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट पहले कोशिश ये करती है कि दोनों लॉ के बीच में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कराया जाए। अगर नहीं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होता है तब भी लास्ट में जाके कोर्ट वहां पे रिपग्नेंसी को डिक्लेयर करती है। कौन कौन सा सिचुएशन अराइज होता है जहां पे रिपग्नेंसी अराइज नहीं होता है? रिपग्नेंसी वहां पे अराइज नहीं होता है जहां पे डिफरेंट फील्ड हो। डिफरेंट फील्ड मतलब जो लॉ है अलग अलग एक्सपेक्ट पे बात कर रहा है, एक सेम सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपेक्ट पे बात कर रहा है। मीन्स सब्जेक्ट मैटर तो वन है, सब्जेक्ट मैटर है तो इसके अलग अलग एक्सपेक्ट हो सकते हैं। मीन्स पार्लियामेंट इस मैटर पर लॉ बना सकता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर इस पे लॉ बना रहा है। तो ऑल्दो दे आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर बट दे आर ऑफ द डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर, और उनके बीच में कोई रियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों लॉ आपस में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों का जो सेपरेट एरिया ऑफ ऑपरेशन है, मीन्स जहाँ पे दोनों का काम करने का जो एरिया है उनका एरिया अलग अलग है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन देती है जब भी पॉसिबल हो सके। आइए अब हम लोग केस लॉ के थ्रू समझते हैं। तो पहला केस लॉ है हम लोग का दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1959 का केस है। और फैक्ट इस केस के ये हैं कि 1950s के टाइम पे जो सेंट्रल जो रोड ट्रांसपोर्ट थी उसको सेंट्रल लॉ के थ्रू गवर्न किया जा रहा था। जो सेंट्रल लॉ था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 वो पार्लियामेंट इनेक्ट करती है ताकि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके ताकि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को परमिट मिले अपना रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करने के लिए लेटर ऑन। तो और पार्लियामेंट क्या करती है? एक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 को भी इनेक्ट कर देती है जिसमें वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने का अधिकार दे देती है। और फिर स्टेट लॉ जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है 1955 में यूपी ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस डेवलपमेंट एक्ट 1955 को इनेक्ट कर देती है। और ये एक्ट स्पेशल पावर दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को नेशनलाइजेशन और रोड ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशन से रिगार्डिंग में। तो इसी बात को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं चैलेंज करते हैं कि इस एक्ट की वैलिडिटी को ही चैलेंज कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इश्यू अराइज होता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने इश्यू अराइज ये होता है कि यूपी एक्ट जो है वो रिपग्नेंट है, सेंट्रल लॉ जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये लॉ वाइड होगा अंडर आर्टिकल 254। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या सेंट्रल और स्टेट लॉ आपस में एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं या इन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ प्रोविजंस जो यूपी एक्ट के हैं वो रिपग्नेंट है सेंट्रल लॉ के, और जो स्टेट लॉ है उस एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक वॉइड होगा अंडर आर्टिकल 254 क्लॉज 1। और एक अब दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। उस दूसरे केस का नाम है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु लेजिस्लेचर ने एक एक्ट को पारित किया, उसका नाम था तमिलनाडु पब्लिक मैन
क्रिमिनल मिसकंडक्ट एक्ट 1973। इस एक्ट का पर्पस था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट करे करप्शन, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक मैन। जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं पब्लिक मैन के ऊपर करप्शन और क्रिमिनल मिसकंडक्ट का, उसको एलिगेशन को वो इन्वेस्टिगेट करेगा। किसके द्वारा? फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, अदर पब्लिक ऑफिसर्स। तो करुणानिधि ने इस एक्ट को ही चैलेंज किया और कहते हुए ये कहा कि ये जो एक्ट है रिपग्नेंट है जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉ से। सेंट्रल लॉ जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो कौन सा था? आईपीसी का 1860, सीआरपीसी 1973, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। तो पार्लियामेंट का ये कंटेंशन था, सॉरी, करुणानिधि का ये इंटेंशन था कि पार्लियामेंट ने इस मैटर पे, सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी लॉ बना चुकी है, इसलिए जो स्टेट लॉ है वो इनवैलिड है। मीन्स करुणानिधि ने ये प्ली लिया कि जो पार्लियामेंट है वो करप्शन और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के ऊपर ऑलरेडी लॉ बना सकी है, जो कि आईपीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सीआरपीसी इत्यादि लॉ हैं। तो इसीलिए जो स्टेट लॉ अभी बनाया गया है वो इनवैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर अराइज होता है, क्या तमिलनाडु एक्ट के द्वारा जो बनाया हुआ जो लॉ है क्या वो रिपग्नेंट है सेंट्रल लॉ से और इसलिए उसको वाइड कर डिक्लेयर कर देना चाहिए आर्टिकल 254 के तहत। तो मतलब दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, या फिर उन लोगों के बीच में एक इरिकॉन्सिबल कॉन्फ्लिक्ट है। मीन्स ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको कि कॉन्सिलिएशन नहीं हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो तमिलनाडु एक्ट का जो है वो रिपग्नेंट नहीं है, सेंट्रल लॉ से रिपग्नेंट नहीं है। और जो कोर्ट ने वैलिडिटी को तमिलनाडु के उस एक्ट को अपहेल्ड किया, उसके वैलिडिटी को, स्टेट एक्ट को अपहेल्ड किया। कोर्ट ने क्यों कहा कि उनके बीच में कोई रिपग्नेंसी नहीं है? कोर्ट ने ये फाउंड किया कि जो स्टेट एक्ट जो बना गया है एक स्पेशल मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है जो कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से डील करेगा अगेंस्ट पब्लिक मैन। जो सेंट्रल लॉ है वो क्रिमिनल ऑफेंस से डील कर रहा है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर से डील कर रहा है। मीन्स ये जो सेंट्रल लॉ है वो जनरल के बारे में बात कर रहा है, जबकि जो स्टेट एक्ट है वो पब्लिक मैन से रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली पब्लिक मैन से रिगार्डिंग है। तो दोनों लॉ जो है ऑपरेट कर रही है पर डिस्टिंक्ट एरिया, सब्जेक्ट मैटर एक है उनका पर अलग अलग सब्जेक्ट मैटर सेम है पर उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग अलग है। तो इसीलिए दोनों लॉ को एग्जिस्ट कर रही है और ऑपरेट साइमल्टेनियसली करेगी, उनके बीच में कोई वैसा डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी नहीं है। आइए हम लोग तीसरा केस लॉ देख लेते हैं। जो तीसरा केस लॉ है हम लोग का होएस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस होएस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के फैक्ट इस प्रकार से हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पारित किया उसका एक्ट का नाम था द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत इशू किया गया था। एक ऑर्डर था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर एक ऑर्डर इशू किया गया जिसका नाम था डीपीसीओ। डीपीसीओ मीन्स ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979। और इसमें जो सेंट्रल लॉ है एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि इस मेडिसिन का जो है कोई भी मेडिसिन इस मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेल नहीं होगी। और स्टेट लॉ जो बिहार फाइनेंस एक्ट है वो सेल टैक्स लगा देती है, जो भी मेडिसिन बिहार के अंदर सेल होगा उसके ऊपर सेल टैक्स लगाती है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने ये आर्ग्यू किया कि हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उन मेडिसिन का प्राइस फिक्स कर रखा है, तो स्टेट के द्वारा लगाया हुआ जो टैक्स है वो उन मेडिसिन की सेलिंग प्राइस को बढ़ा देगा। अगर मीन्स एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट के तहत डीपीसीओ जो ऑर्डर आया है, डीपीसीओ का जो ऑर्डर है उसमें मेडिसिन का मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे चुकी है। अगर अब उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स लगा देती है तो ये जो मैक्सिमम प्राइस है ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए तो बिहार लॉ जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा सेंट्रल लॉ के ऊपर। और जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसने ये आर्ग्यू किया जो स्टेट लॉ है वो रिपग्नेंट है और इसलिए उसको वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए अंडर आर्टिकल 254। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये था क्या बिहार सेल टैक्स लॉ जो है क्या वो रिपग्नेंट है सेंट्रल ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 254। तो सिंपल टर्म्स में पूछे तो क्या बोथ लॉ कोएग्जिस्ट कर सकती है या फिर स्टेट लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट है सेंट्रल लॉ से? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच में कोई रिपग्नेंसी नहीं है और दोनों लॉ वैलिड है और आर्टिकल 254 अट्रैक्ट नहीं होता है।
अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहती है कि इन दोनों के बीच में रिपग्नेंसी नहीं है? क्योंकि कोर्ट ने एग्जामिन किया कि दोनों का जो लेजिस्लेटिव फील्ड है वो अलग अलग है। पहला जो सेंट्रल लॉ है वो प्राइस को रेगुलेट कर रही है और साथ ही साथ एसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट कर रही है, जबकि स्टेट लॉ है वो फाइनेंस से रिलेटेड कर रहा है और उनके ऊपर टैक्स लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों जो लॉस हैं हालांकि अफेक्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को, बट अपने अलग अलग लेजिस्लेटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। मीन्स जो स्टेट लॉ है वो अपना टैक्सेशन के फील्ड में काम कर रही है और जो सेंट्रल लॉ है वो अपना काम कर रही है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत में। दोनों फार्मास्यूटिकल को ही टारगेट कर रहे हैं इनडायरेक्ट मीन्स, पर दोनों अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई रिपग्नेंसी नहीं है। आइए हम लोग चौथा केस देख लेते हैं। चौथा केस है जेवर भाई अमीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस के फैक्ट ये हैं कि जब हमारे देश में स्कार्सिटी का पीरियड चल रहा था तो पार्लियामेंट ने एक लॉ को इनेक्ट किया। उस लॉ का नाम था सेंट्रल लॉ एसेंशियल सप्लाईज टेम्पोररीज पावर एक्ट 1946। तो ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट करने का पावर दे रही थी और साथ ही साथ इसके वायलेशन के लिए पेनाल्टी भी प्रिस्क्राइब कर रही थी। तो बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे ने भी अपना एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था बॉम्बे एसेंशियल सप्लाईज टेम्पोररीज पावर एक्ट। और ये एक्ट जो भी है एसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड थी और साथ ही साथ ये भी पेनाल्टी प्रिस्क्राइब कर रही थी ऑफेंस रिलेटेड। तो उस टाइम पे स्टेट लॉ तो इनेक्टमेंट पे वैलिड था, पर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट लेटर ऑन सेंट्रल एक्ट को अमेंड करती है और जो है पनिशमेंट को बढ़ा देती है। अमेंडमेंट के बाद क्या होता है कि सेंट्रल लॉ कोई एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, बॉम्बे लॉ उसी एक्ट उसी वायलेशन के लिए डिफरेंट पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू अराइज होता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू अराइज ये होता है क्या जो बॉम्बे के द्वारा बनाया हुआ एक्ट है क्या वो ऑपरेट करेगा, इवन दो पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट कर दिया है एक्ट के द्वारा और दोनों सेम फील्ड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स कहें तो क्या स्टेट लॉ और अमेंडेड सेंट्रल लॉ आपस में कोएग्जिस्ट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करेगा और जो इनकंसिस्टेंट प्रोविजन है बॉम्बे लॉ के वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे। और साथ ही साथ स्टेट लॉ जो होगा वो वाइड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। और ये वाइड किसके अंदर होगा? आर्टिकल 254 के अंदर जो है उस एक्सटेंट तक, इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक वाइड होगा। तो थैंक यू गाइज, हम लोग का ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करें, कमेंट करें, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ।